प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मारवाड़ या राठौड़ राजवंश। तो हम प्रत्येक शब्द को पढ़ते चलेंगे। पहले शब्द देखेंगे, फिर शिलालेख, फिर साम्राज्य क्षेत्र इनका, फिर इनका ग्रंथ जिनमें मारवाड़ राजवंश की जानकारी मिलेगी। उसके बाद कुलदेवी पढ़ लेंगे, फिर इनकी प्रमुख जो शाखाएं हैं, और फिर मारवाड़ या राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। उसके बाद शासक से शुरू कर देंगे, फिर अपना मारवाड़ कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले अपना टॉपिक है शब्द का। देखते हैं शब्द क्या क्या है। शब्द कौन सा? राठौड़। बात कर रहे हैं राठौड़ शब्द की। राठौड़ शब्द है जो राठौड़ शब्द संस्कृत भाषा का राष्ट्रकूट शब्द है। यानी संस्कृत भाषा में राठौड़ को राष्ट्रकूट कहा जाता है। राष्ट्रकूट है ना, जो ये दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राजवंश है। राष्ट्रकूट है जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है। राष्ट्रकूट का अपभ्रंश हुआ था ना, अपभ्रंश, वह हुआ था रट्टठुड़ नाम से, और इसे ही आगे चलकर राठौड़ कहा गया। इस प्रकार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। बात कब की है? 8वीं सदी की। कौन सी? 8वीं से 12वीं सदी तक इस क्षेत्र पर। कौन सा क्षेत्र? जहां राठौड़ वंश या मारवाड़ के राजवंश शासन कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। इस वंश का शासन था मारवाड़ क्षेत्र पर। कब? 8वीं से 12वीं सदी के मध्य। इनके समकालीन मध्य भारत में एक राजवंश आता है। समकालीन मध्य भारत में पाल राजवंश। समकालीन मध्य भारत में तो पाल राजवंश है, और इन्हीं के समकालीन दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश है। इन्हीं के समकालीन दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश है? राष्ट्रकूट। कन्नौज को लेकर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको एक क्षेत्र मिलेगा कन्नौज। वहां का राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद आया था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर आपसी विवाद होने लगे। किनके मध्य? राष्ट्रकूट के, पाल राजवंश के और गुर्जर प्रतिहार राजवंश के। तीनों के मध्य आपस में विवाद होने लगा कन्नौज के अधिकार को लेकर। एक तो कन्नौज का कोई शासक नहीं रहा था, इस कारण। दूसरा, कन्नौज आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत था। वहां पर हर एक शासक अपना अधिकार कमाना चाहता था, क्योंकि नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, अच्छी कृषि थी, इसी कारण। तो तीनों के मध्य संघर्ष होता है। किसके? पाल प्लस गुर्जर प्रतिहार और प्लस राष्ट्रकूट। तीनों के मध्य आपस में संघर्ष होता है। कभी पाल जीत जाता है, कभी गुर्जर प्रतिहार, कभी राष्ट्रकूट। इसी कारण कभी राष्ट्रकूट जीता होगा और राष्ट्रकूट के कुछ शासक यहाँ आए होंगे और मेवाड़ में अपने
रहे होंगे, यहाँ शासन चलाया होगा। इसी कारण हम मानते हैं राठौड़ों को राष्ट्रकूट से उत्पत्ति, यानी राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई है, यही एक कारण है। और उसके बाद इनका शिलालेख, नेक्स्ट हमने देखा शिलालेख के बारे में देख लेते हैं। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर अशोक सम्राट को पढ़ेंगे। अशोक का 5वां शिलालेख बोलते हैं। कौन सा? अशोक का कौन सा? अशोक का 5वां शिलालेख। अशोक का 5वां शिलालेख है जो जातियों का वर्णन करता है। इसी में जाति मिलती है जिसका नाम है रट्टिक या रष्टिक, यानी कि राठौड़ों का मतलब रट्टिक या रष्टिक। इस बात की जानकारी कौन सा शिलालेख दे रहा है? 5वां शिलालेख। अशोक का 5वां शिलालेख इस बात की जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साम्राज्य। साम्राज्य क्षेत्र, साम्राज्य क्षेत्र में हमें पता है मारवाड़ के राठौड़ों ने मूल तो जोधपुर में शासन किया था। मूल कहां पर? जोधपुर में शासन किया। मूल रूप से तो जोधपुर में शासन किया था। वैसे मारवाड़ में हम जो क्षेत्र पढ़ते हैं ना, मारवाड़ में हमारा जोधपुर आ जाता है, नागौर आ जाता है, बीकानेर आ जाता, सॉरी बीकानेर नहीं आता, नागौर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, पाली आ जाता है, और इसके आसपास के जितने भी जो छोटे मोटे क्षेत्र है वो मारवाड़ के अंदर आ जाते हैं। इसी कारण इस सभी को हम ये भी बोल सकते हैं, यानी कि मारवाड़ शासकों का जो शासित क्षेत्र था पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि ये जो जिले हमने लिखे हैं वो पश्चिमी राजस्थान के ही है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि मारवाड़ शासकों ने जहाँ शासन किया था वो क्षेत्र था पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद बात आती है ग्रंथ की। एक ग्रंथ आता है मुहनोत नेणसी नामक का दरबारी विद्वान था। मुहनोत नेणसी, इनका एक ग्रंथ है नेणसी रीख्यात। और एक है मारवाड़ प्रगणारी विगत। ये दो ग्रंथ है मोहनोत नेणसी के जो राठौड़ वंश का वर्णन करते हैं। और एक और आता है दयालदास, एक दरबारी विद्वान है दयालदास जो लिखता है बीकानेर के राठौड़ों ये कुछ ग्रंथ है जो मारवाड़ के शासकों के काल का वर्णन करते हैं। उसके बाद अपना आता है कुलदेवी वाला पॉइंट। तो कुलदेवी का कुलदेवी के बारे में देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। जोधपुर और बीकानेर, यही दिक्कत आती है आप सभी के। वैसे तो जितने भी राठौड़ हैं उनकी कुलदेवी है नागणिच्ची माता, फिर भी आपको दिक्कत आती है इसलिए बता देता हूं। कुलदेवी पूछे आराध्य देवी,
कुलदेवी है नागनेची माता। अगर ऑप्शन में नागनेची ना मिले, चक्रेश्वरी माता। और आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। जोधपुर के जो राठौड़ राजवंश राठौड़ शासक थे, उनकी तो कुलदेवी नागनेची माता या फिर चक्रेश्वरी माता, और इनकी आराध्य देवी थी जो चामुंडा माता थी। ठीक है। और उसके बाद बीकानेर के राठौड़ वंश कुलदेवी राव जोधा के पुत्र राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना कर दी थी, तो इनकी कुलदेवी तो वही होगी नागनेची माता। नागनेची माता। अगर नागनेची माता ना हो तो चक्रेश्वरी माता सेम ही तो है। और आराध्य देवी का पूछे तो आराध्य देवी हो जाएगी करनी माता। राव बिक्का ने करनी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी, तो आराध्य देवी कौन होगी? करनी माता। और जोधपुर वाले शासकों की कुलदेवी नागनेची माता या चक्रेश्वरी माता, और आराध्य देवी चामुंडा माता। नागनेची माता का मंदिर पूछ रहे हैं। मंदिर, प्रमुख मंदिर, सॉरी प्राचीन मंदिर इनका नगाना गांव बाड़मेर, राव दुहड़ द्वारा निर्मित। राव दुहड़ द्वारा निर्मित। राव दुहड़ कर्नाटक से चक्रवेश्वरी माता की मूर्ति लाते हैं, नगाना गांव में स्थापित करवाते हैं। इसी कारण चक्रवेश्वरी माता का नाम नागनेची माता पड़ा था। नगाना में स्थापित होने के कारण यह एक काष्ठ की प्रतिमा है। कुछ समय बाद जोधपुर के शासक राव जोधा ने राव बिक्का को भेजा और इस मूर्ति को यहां से मंगवाकर जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में, कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवा देता है। कौन? राव जोधा। राव जोधा की मृत्यु के बाद इसी मूर्ति को इनका पुत्र राव बिक्का बीकानेर ले जाता है और इनका मंदिर बीकानेर में स्थापित करवा देता है। और वर्तमान मंदिर पूछे तो इनका मेहरानगढ़ दुर्ग। और आप सभी को पता है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा ने की थी, चिड़िया टुक या पंचेतिया नामक पहाड़ी पर। उसके बाद शाखाएं हो गई, सॉरी कुलदेवियां होगी, इनकी शाखाएं रह गई। राठौड़ वंश एक ऐसा वंश है जिसकी सबसे बड़ी शाखा है, बाकी सभी वंशों की छोटी छोटी शाखाएं थी। राठौड़ वंश की सबसे बड़ी शाखा है बीकानेर वाली। तो पहली तो मूल शाखा जोधपुर ही हो जाएगी। जोधपुर, और जोधपुर की स्थापना 14 मई 1459 में राव जोधा द्वारा। कौन कर रहा है? राव जोधा। कब कर रहा है? 14 मई 1459 को। और उसके बाद आ जाता है बीकानेर।
बीकानेर। राव बीका 1465 में कोडमदेसर नामक स्थान पर बीकानेर की स्थापना करता है। क्या करता है? बीकानेर की स्थापना करता है। यही राव बीका 1488 को बीकानेर शहर की स्थापना करता है। यहाँ एक छोटा सा दुर्ग बनाता है जिसे बिक्का की टोकरी नाम से जानते हैं। उसी दुर्ग पर आगे चलकर इनका पोता आएगा, जो भी नाम है उसका, राव क्या नाम है सर? राय सिंह। राव राय सिंह बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना कर देता है। उसके बाद इनकी एक और रियासत थी, शाखा थी किशनगढ़। शाखा का क्या नाम है? किशनगढ़। मोटा राजा अपने एक मेवाड़ राठौड़ वंश के शासक हो गए मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र किशन सिंह 1609 में किशनगढ़ की स्थापना करता है। मूल बात होगी। पहली शाखा जोधपुर 14 मई 1459 में राव जोधा स्थापना करता है। यहीं मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कर रहा है 14 मई 1459 को। दूसरी शाखा थी बीकानेर वाली। राव जोधा का पुत्र था बिक्का 1465 में कोडमदेसर नामक स्थान पर बीकानेर की स्थापना करता है। राव बिक्का ही 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना करता है। स्थान होता है राती घाटी। राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना करता है। यहाँ एक छोटा सा दुर्ग बनाता है जिसे बिक्का टोकरी नाम से जानते हैं। आगे चलकर उसी का राय सिंह कर देता है जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना। किशनगढ़ की स्थापना मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र किशन सिंह 1609 में करता है। और मोटा राजा की उपाधि कौन देता है इन्हें? अकबर इन्हें मोटा राजा की उपाधि देता है। इनका पेट बड़ा होने के कारण। नेक्स्ट 2 हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है।